हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटर ऑफ मास में एक कॉमन प्रॉब्लम आता है जिसमें कि ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं और हमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन द स्प्रिंग और मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स कैलकुलेट करना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। जरा ध्यान दीजिए क्या प्रॉब्लम है। टू ब्लॉक्स ऑफ मास 3 kg एंड 6 kg रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल surface. They are connected by a light spring of force constant 200 Newton per meter. Initially the spring is unstretched. Indicated velocities are imparted to the blocks. Maximum extension of the spring कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है and also find maximum minimum velocity of blocks during the motion. तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा और मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स ड्यूरिंग द मोशन कितनी होंगी। दिस इज गिवन दैट इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। तो इनिशियली स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच नहीं है। पहले अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप एक बार सॉल्व कर लें, आंसर निकाल लें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। देखिए ऐसे केस में मैं आपको पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में जब हमने सेंटर ऑफ मास की थ्योरी डिस्कस की थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होती है वो हाफ mvc² टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू vc² प्लस हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर होती है, वेयर म्यू इज रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड यू रिलेटिव इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोथ द ब्लॉक्स इंडिपेंडेंट होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो ऐसे केस में अगर हम इनिशियली देखें तो इनिशियली स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड क्या है, इनिशियली स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड जीरो है बिकॉज स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर हम सोचें तो हमारा ये वाला जो टर्म है हाफ mvc² वाला टर्म ये चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द मोशन बिकॉज ऐसे केस में एक्सटर्नल फोर्स कितनी है सिस्टम पर, जीरो है। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब vc जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इस पूरे के पूरे मोशन में हाफ mvc² वाला टर्म कभी चेंज नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो होगी वो कितनी होगी, हाफ mvc² तो होगी ही। और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर हो सकता है। और ये मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में जाएगा, मैक्सिमम गेन ऑफ स्प्रिंग एनर्जी, और मैक्सिमम गेन ऑफ स्प्रिंग एनर्जी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा उस टाइम पर। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन निकालना चाहें तो हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर ये पूरा का पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो गया होगा, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया होगा, जहाँ एक्स मैक्स इज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब इसमें एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों ही आ जाते हैं। जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उतना ही मैक्सिमम कंप्रेशन भी होगा ड्यूरिंग द मोशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ कैंसिल ही हो जाता है। म्यू कितना आता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, रिड्यूस मास है तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9 एंड यू रिलेटिव कितना हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें 200 न्यूटन पर मीटर गिवन है तो 200 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स मैक्स आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दिस इज 30 सेंटीमीटर आपके पास एक्स मैक्स आ जाता है। तो एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, एक्स मैक्स इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाता है। तो एक तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आप अगर ये देखना चाहें कि ऐसे केस में मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स क्या होगी तो इसको हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सिचुएशन ये है बच्चों कि 6 kg और 3 kg का ब्लॉक है। एक ही ब्लॉक है 6 kg का और एक ब्लॉक है 3 kg का। हम 6 kg और 3 kg के ब्लॉक्स पर बीच में ये स्प्रिंग कनेक्टेड है। दिस इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विल बी 2 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 6 m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाती है। सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब इस सिचुएशन को अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें तो देखिए ज़रा क्या होगा। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिचुएशन एनालाइज कर रहा हूँ। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इनिशियल सिचुएशन क्या है, इनिशियल सिचुएशन ये है कि 3 kg का ब्लॉक और 6 kg का ब्लॉक सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास अब रेस्ट में रहेगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये मूव कर रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड से बिकॉज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ 6 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी वेलोसिटी ऑफ 6 kg
माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा और ये वाला ब्लॉक इधर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा। उसी तरीके से मोमेंटम जीरो होना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो मोमेंटम फ्रेम, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका मोमेंटम +6 है और इसका मोमेंटम -6 है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा और दोनों ब्लॉक्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ना इस केस में सिचुएशन क्या रही होगी, अगर आप देखें कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जो रहा होगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पर सिचुएशन ये रही होगी कि 3 kg का ब्लॉक और 6 kg का ब्लॉक सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रेस्ट में आ गए होंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रेस्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर रहेगा जहाँ पर था, ये एक्सटेंशन होगा इसमें, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाती है बच्चों, तो ग्राउंड के फ्रेम में अगर मैं देखना चाहूँ तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी। आपको पता है कि वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में क्या होती है, दोनों का वेक्टर सम हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी अगर देखें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ ऐड कर दें, तो अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम में बनाना चाहूँगा तो ग्राउंड के फ्रेम में मैं रेड कलर से बना देता हूँ। ग्राउंड के फ्रेम में दोनों ही उतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे जितने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मूव कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड से, और ऐसे केस में तीनों ही 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे होंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, ग्राउंड के फ्रेम की सिचुएशन हो जाती है। ये रेड कलर से जो मैंने शो किया है ये ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटीज शो कर रहा हूँ। ओके, ये आपके पास कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन मैक्सिमम एक्सटेंशन की सिचुएशन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन। ऐसा ही मैक्सिमम कंप्रेशन भी होगा, जब मैक्सिमम ही कंप्रेस होंगे उस केस में भी इनकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो हो जाएगी, ग्राउंड के फ्रेम में उतनी हो जाएगी जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और ये मूव कर रहे होंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें ग्राउंड के फ्रेम में दोनों की मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटीज निकालनी है। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ एनी ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का वेक्टर सम होना है। अब एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो फिक्स है। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब फिक्स है तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, SHM करते हैं। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमेशा क्या होगा, SHM होगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करेगा एक डायरेक्शन में, उतनी मैक्सिमम वेलोसिटी दूसरी डायरेक्शन में भी अचीव करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ इस केस में कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये यहाँ तक गया है तो इधर भी जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये ऐसे करके मूव करता रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रिपीट होती रहेगी। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, वो अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड को वेक्टर सम कर दें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, इसका हम मॉड ले लें खाली, इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या आने वाली है, मैक्सिमम इन ग्राउंड फ्रेम आएगी। क्योंकि आपने क्या किया, 2 वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ बी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये क्वांटिटी आपको एक बार 0 डिग्री के साथ ऐड कर दें इस वेक्टर में और एक बार 180 डिग्री के साथ ऐड कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड तो हो नहीं सकती सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो अगर आप मिनिमम निकालना चाहते हैं तो इसी को 180 डिग्री के साथ क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये मिनिमम हो जाएगी। और इसी वेलोसिटी को अगर 180 के 0 के साथ ऐड कर दें तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है। तो आपको क्या करना है ये ध्यान रखिए, आपको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, कितनी हो सकती है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो मैक्सिमम स्पीड होगी उसी को आप 0 और 180 के साथ ऐड कर दीजिए, वो उस ब्लॉक की ग्राउंड के फ्रेम में मैक्सिमम स्पीड आ जाएंगी। अब ज़रा यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर हैं दोनों, और SHM करते हुए आपको पता है कि मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी 2 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड होगी और इसकी 1 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड होगी। SHM करते हुए मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ 3 अगर देखें मैक्सिमम कितनी होगी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और मैं केवल इसके मॉड की बात कर रहा हूँ, कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड।
जो हमने इनिशियल लिया है, और वेलोसिटी ऑफ 6 अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखेंगे और अगर हम इसको मैक्सिमम देखेंगे कितना होगा, तो ये भी वही होगा जो इनिशियली है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मॉड जो है वो तो उतना ही रहेगा, अब ये चेंज होती रहेगी। तो मैं क्या करूँ, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में, अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है हमारी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, तो ये तो फिक्स है आपके पास, इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर मैं सेंटर ऑफ 3 kg की वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो देखिए कैसे निकालूंगा। 3 kg ब्लॉक के लिए क्या करूँगा मैं, 3 kg ब्लॉक के लिए 1 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, इसमें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मैक्सिमम कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 3 kg की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड होगी। किस तरफ होगी, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग होगी। और अगर आप 6, ये मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री पर ऐड कर रहा हूँ, और अगर आप 6 kg की मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहेंगे कितनी होगी, तो 1 मीटर पर सेकेंड जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, इसमें कितना और ऐड कर दो, 6 kg की स्पीड कितनी आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड। 3 kg की 2 मीटर पर सेकेंड थी और ये आ रही थी 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड इसको और ऐड कर दूँ तो 6 kg की स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड होगी, और वो किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। अब बात कर लेते हैं 6 kg की मिनिमम स्पीड की। तो 6 kg की अगर आप मिनिमम स्पीड निकालना चाहेंगे तो 6 kg की मिनिमम स्पीड मैं 1 मीटर पर सेकेंड जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, इसमें मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो मैक्सिमम स्पीड इसकी हो सकती है 1 मीटर पर सेकेंड, ये ऐड कर देता हूँ 180 डिग्री पर। तो 6 kg की जो मिनिमम स्पीड आएगी वो मिनिमम स्पीड कितनी होगी, 2 मीटर 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी सीधे सीधे। ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होगा इस इंस्टेंट पर। अब देखिए 3 kg के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। 3 kg की मिनिमम स्पीड जब मैं निकालता हूँ तो जब मैं 1 मीटर पर सेकेंड में ऐड करता हूँ इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है वो आपकी किस डायरेक्शन में आ रही है, 3 kg की स्पीड -1 मीटर पर सेकेंड आ रही है ग्राउंड के फ्रेम में। अब आप ये सोचिए थोड़ा सा कि अगर ये पॉजिटिव आई होती, अगर ये पॉजिटिव आई होती तो पॉजिटिव आने में मैक्सिमम इसकी कितनी थी, 3 थी, और मिनिमम भी इधर आ गई होती तो आंसर आ गया होता। लेकिन जब अगर मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं और मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं और डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाए, तो अगर डायरेक्शन रिवर्स हुई है ग्राउंड के फ्रेम में तो किसी ना किसी जगह तो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आया होगा ना ये ब्लॉक। और अगर किसी ना किसी जगह अगर ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आया होगा तो ऐसे केस में इसकी मिनिमम स्पीड क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ऐसे केस में अगर, ध्यान से सुन ले आप जो बात मैं बता रहा हूँ, अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस मेथड से सॉल्व करने पर आपकी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड की डायरेक्शन रिवर्स आती है तो उस केस में मिनिमम को हमेशा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि रिवर्स होने का मतलब इंस्टेंटेनियसली कभी ना कभी रेस्ट में आया ही होगा। तो ये आपके मैक्सिमम मिनिमम स्पीड निकालने का तरीका होता है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उस ब्लॉक का, उसको 0 डिग्री और 180 डिग्री के साथ ऐड कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में SHM होता है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में स्पीड क्या होंगी, रिपीट होंगी, और बेसिकली आप दो वेलोसिटीज का वेक्टर सम करके ही कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ऐसे अब जितने भी प्रॉब्लम्स आपके पास पता हैं उन सबको इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने इसमें इसीलिए इस केस को भी इन्वॉल्व कर लिया है कि ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी जब मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहे हैं तो रिवर्स हो जा रही है, और अगर रिवर्स हो रही है स्पीड तो मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम जो आपने कैलकुलेट किया है वही होगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छी तरीके से देखें और फिर आने वाली प्रॉब्लम्स में इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आपसे अब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ओके, एंजॉय योर डे।